लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर्स में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स पढ़े हैं जिनमें हमने देखा है कि हम यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस या और भी मॉडुलस के बारे में पढ़ा है। हम इलास्टिसिटी से रिलेटेड यूनिट पढ़ रहे हैं। तो वैसे ही अब हमारा जो एक टॉपिक और आया है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, बेंडिंग ऑफ बीम। बेंडिंग ऑफ बीम क्या होता है? तो बेंडिंग के बारे में तो आपको पता होगा कि किसी चीज़ का झुकना या किसी चीज़ को बेंड करना मतलब झुकाव लाना। वैसे ही बीम क्या होती है? तो बीम के लिए आपको स्क्रीन पर एक बहुत अच्छी सी एक डेफिनेशन दिखाई दे रही है कि क्या होती है बीम। बेंडिंग बीम की बात हो रही है। तो हम कभी भी बीम कंसीडर करते हैं किसी भी चीज़ को, तो हम देखते हैं कि a यूनिफॉर्म रॉड ऑफ रेक्टेंगुलर और सर्कुलर क्रॉस सेक्शन and length sufficient large as compared to its breadth and or radius is called beam। आपको डेफिनेशन से इतना क्लियर हो गया होगा कि जो भी बेंडिंग बीम हम कंसीडर कर रहे हैं वो क्या होगी, या बीम जो हम कंसीडर करते हैं वो क्या होगी। तो बीम के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि अगर हम किसी बीम को कंसीडर कर रहे हैं तो वो सर्कुलर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा उसमें, और उसकी जो चौड़ाई है या रेडियस है वो उसकी लंबाई की अपेक्षा बहुत कम होगी, रेडियस, ठीक, लेंथ बहुत ज़्यादा होगी, तो उसको हम बीम कंसीडर करते हैं। ठीक, अब बीम जो है वो कैसे बनी हुई है? तो बीम जो बनी हुई है बहुत सारे पैरेलल लेयर से मिलकर बनी हुई है, और लेयर मतलब परतों से मिलकर बनी हुई है। और लेयर क्या है? तो लेयर के बारे में जब भी हम बात करते हैं, लेयर कैसे बना हुआ है, तो लेयर की जब भी हम बात करेंगे तो लेयर एक फाइबर्स से मिलकर बना हुआ है, रेशेस से मिलकर बना हुआ है, और बहुत सारे छोटे छोटे फाइबर्स या पैरेलल फाइबर्स मिलते हैं, तो हमको क्या मिलता है? लेयर्स मिलती हैं। और जो फाइबर हमको मिला है उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल फाइबर, ठीक, लॉन्गिट्यूडनल फिलामेंट, या बोल सकते हैं जो फाइबर है वो फिलामेंट से मिलकर बना हुआ है। और जो हम फिलामेंट की बात कर रहे हैं वो क्या है? हमारा लॉन्गिट्यूडनल फिलामेंट कहलाएगा। जो रेसेस हैं वो जो बने हुए हैं, जो लेयर बनी हुई है जिससे हमारी बीम पूरी कंप्लीट बनती है। जैसे कि हम पार्टिकल्स के बारे में बात करते हैं कि कोई भी सॉलिड या लिक्विड चीज़ है तो वो क्या है? पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। बहुत बॉडी है उसको पार्टिकल से मिलकर बना हुआ मानते हैं। वैसे ही हम यहाँ पर जो बीम ले रहे हैं वो लेयर से मिलकर बनी हुई है। लेयर जो है फाइबर से मिलकर बने हुए हैं, और जो फाइबर हैं उसको हम क्या बोल रहे हैं? लॉन्गिट्यूडनल फिलामेंट्स। ठीक, इसी तरीके से अब हम एक डायग्राम लेंगे और उस डायग्राम के माध्यम से हम देखेंगे कि किस तरीके से हम किसी बीम को बेंड करते हैं। मतलब बेंड मतलब किसी बीम में झुकाव लाना कैसे लाते हैं, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। अब एक डायग्राम हम ले रहे हैं। सबसे पहले हमने एक नॉर्मल एक बीम कंसिडर किया हुआ है, आपको दिख रहा होगा ये बीम है। जो बीम है वो इस तरीके से है, ए बी सी डी। अब हमने ये जो बीम लिया हुआ है इसमें दो पार्ट लिए हुए हैं। ये है हमारा जी एच, क्या है? जी एच। अभी हमने कोई भी फोर्स नहीं लगाया है, बेंड नहीं किया है बीम, जब अनडिफॉर्म बीम है इसलिए हमने ये अनडिफॉर्म बीम ली हुई है। अब जैसे ही हमने इसमें कुछ फोर्सेस लगाएंगे तो अभी हमारे पास कुछ डिस्टेंस पर सेंटर में एक पॉइंट होगा एन एन डैश। ये जो है ये हमारा कहलाता है जिसमें कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं, मतलब न्यूट्रल सरफेस कहलाती है। तो हमने क्या किया, इसके दोनों कॉर्नर पे फोर्स लगाया, मतलब इसको बेंड करने की कोशिश की। हम नॉर्मली स्केल को भी खेलते रहते हैं, स्केल को बेंड करने की कोशिश करते हैं। कभी कभी हम स्केल को इस तरीके से या पेन लें तो हम इसको इस तरीके से फोल्ड करने की कोशिश करते हैं, इसको बेंड करने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, यंग मॉडुलस बल्क मॉडुलस की बातें आ जाती हैं। इसी तरीके से हमने ये बीम लिया हुआ है। अभी ये बिल्कुल भी अनडिफॉर्म्ड है, तो इसकी जो लेयर है इसमें कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। जी एच जो है एज इट इज है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। लेकिन जैसे ही हमने इसको फोर्स लगाया तो इसकी जो लेयर है वो इस तरीके से चेंज हो जाती है। जैसे हमने लिया हुआ है, हमने अभी लिया हुआ है जी एच, तो ये जो है एक तरीके से
चेंजेस आते हैं, तो चेंजेस जो आते हैं तो ये जो बीम है इसका जो GH हिस्सा है, मतलब हम ये बोल सकते हैं GH जो है, जो हमारा GH है वो इस तरीके से बढ़ जाएगा। GH जो है G'-H' हो जाता है, और यहाँ पर जो एक सरफेस होगी न्यूट्रल सरफेस N डैश, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते, और ये जो CD है, CD भी C' और D' हो जाता है। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि जो CD है, मतलब CD' है, वो क्या हो रहा है, एक कॉन्केव सरफेस दिख रही है। ठीक, ऐसे ही यहाँ पर जो G' है, या हम इसको एक और पॉइंट लेते चलें, जो है ये हमारा है AB' जो है, ये हमारी कॉन्वेक्स सरफेस दिख रही है। लेकिन यहाँ पर जो एक सरफेस है जो N डैश है, इसमें कोई भी स्ट्रेन नहीं अवेलेबल है, स्ट्रेन नहीं आ रहा है, तो ये जो सरफेस है ये हमारी क्या कहलाएगी, न्यूट्रल सरफेस कहलाएगी। न्यूट्रल सरफेस जिस पर कोई भी इफेक्ट फोर्स का नहीं हो रहा है। ठीक, अब जब हमने इसको लिया हुआ है तो हम यहाँ पर एक सेंटर पॉइंट्स कंसीडर करते हैं, वो है O, और यहाँ से हमने इस सरफेस को मिला दिया GH' को, तो ये न्यूट्रल सरफेस से G'-H' की डिस्टेंस जो है Z है। यहाँ पर एंगल जो बन रहा है थीटा है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर ये जो है एक आर्क की तरह बिहेव करने लगेगी, आर्क की तरह बिहेव कर रही है, तो यहाँ पर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो है R। क्लियर? तो अब हम जब देखें G' जो है, जब GH थे तब उसकी डिस्टेंस नॉर्मल जो थी वो R थीटा थी, मतलब ओरिजिनल लेंथ क्या थी हमारी, R थीटा थी। लेकिन जैसे ही हमने फोर्स अप्लाई किया तो और लेंथ में चेंज हुआ, तो क्या हो गई, R प्लस Z थीटा हो गई। क्या हो गई, R प्लस Z थीटा हो गई। तो ये ओरिजिनल थी और ये हमारी ये हो गई। अब कितना चेंज आया है उसके लिए निकालने का, टोटल इंक्रीजमेंट कितना हुआ है, कितना इंक्रीजमेंट हो रहा है, डिक्रीजमेंट हो रहा है, दोनों हमको यहाँ पर निकालना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया कि कोई भी यहाँ पर जो है, यहाँ पर कोई भी स्ट्रेन कार्य नहीं कर रहा, मतलब कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन नहीं लग रहा है, लेकिन यहाँ पर और यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन लग रहा है। तो अब हम बात करते हैं कि हमारी जो ओरिजिनल लेंथ है और जो हमारी चेंज इन लेंथ है, कितना चेंज आया वो हम निकाल सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमने अभी निकाला, हमारी जो ओरिजिनल लेंथ थी R थीटा थी, अब चेंज जो जितना इंक्रीजमेंट हुआ है वो कितना हुआ है, R प्लस Z थीटा हुआ है, मतलब Z इंक्रीजमेंट हुआ, हमने अभी डायग्राम से देखा। तो हम निकाल सकते हैं R प्लस Z थीटा माइनस क्या हो जाएगा, R थीटा। तो हम इसका मल्टीप्लिकेशन करें तो R थीटा प्लस Z थीटा माइनस R थीटा। जैसे कि हम लेंथ निकालते हैं, पिछले वाले लेक्चर में किया, तो ये हमारा जो है कैंसिल हो जाएगा, तो हमको कितना इंक्रीजमेंट हुआ वो मिल गया हमको Z थीटा, मतलब चेंज इन लेंथ मिल गया। कितना हुआ है चेंज इन लेंथ, Z थीटा, जैसे कि हमने बताया ऊपर। अगर चेंज इन लेंथ मिल गया है तो हम बात कर सकते हैं कि हमारी ओरिजिनल लेंथ है और चेंज इन लेंथ है, तो हम वॉल्यूम स्ट्रेन या ओरिजिनल जो हम स्ट्रेन निकालना चाहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन निकालना चाहते हैं, जैसे कि हमने बात की है कि लेंथ में जब भी चेंज होता है तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होती है। तो इसी से बेंडिंग बीम के लिए हम जब देखते हैं कितना चेंज हुआ है, तो हम लॉन्गिट्यूडनल क्या निकाल रहे हैं, स्ट्रेन निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन निकाल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो इंक्रीज इन लेंथ क्या है, Z थीटा, और ओरिजिनल लेंथ क्या है, R थीटा। तो थीटा से थीटा कैंसिल हो गया, तो हमको क्या मिल गया, Z अपॉन R। ये क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और कितना डिस्टेंस पर ये इंक्रीजमेंट हुआ है, Z जो G'-H' है वो क्या, कितनी डिस्टेंस पे हुए थे, Z। तो ये वो है। तो हमारे पास क्या मिल गया, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज इक्वल्स टू Z अपॉन R। अभी तक हमने बात की थी कि N' जो है वो हमारा उदासीन पृष्ठ है, या बोल सकते हैं न्यूट्रल सरफेस है, और ये जो B' है जो कि हमको क्या मिल रहा है, ये कॉन्वेक्स सरफेस है, और D' जो है वो क्या है, हमारी कॉनकेव सरफेस है। तो ये क्लियर है कि जब भी हम किसी रॉड को बेंड करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन आ जाता है, जो परिवर्तन हमको स्ट्रेन के रूप में Z अपॉन R के फॉर्म में मिल रहा है। तो आज हमने जो पढ़ा है वो पढ़ा है बेंडिंग ऑफ बीम। नेक्स्ट हम जो पढ़ने वाले हैं बेंडिंग मूवमेंट, कि बेंडिंग मूवमेंट कैसे होता है, कैसे हम रॉड को बेंड करते हैं तो कितना मूवमेंट उस रॉड में आता है। ये सारी चीज़ें हम इसमें नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। थैंक यू।